हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 ज्योग्राफी का मोस्ट वीवीआई शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेट 3 वीडियोस। मैंने आपको ऑलरेडी सेट 1 सेट 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करा रखा है। अगर आपने सेट 1 और सेट 2 को नहीं देखा तो जल्दी से जाइए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज मिल जाएंगे। कहता है पहला क्वेश्चन हमारा, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन? सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि जनसंख्या क्या होता है। किसी भी देश की लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, यानी किसी भी जगह के मतलब लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर बात की जाती है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। तो कहता है कि जनसंख्या संगठन किसी देश की जनसंख्या की आयु, लिंग, शिक्षा का स्तर, आवास तथा आर्थिक स्तर को प्रदर्शित करती है। जनगणना के समय जनसंख्या के साथ साथ जनसंख्या संगठन के आंकड़े को भी तैयार किया जाता है। क्यों तैयार किया जाता है? देखिए, जब जनगणना किसी भी राष्ट्र का होता है या किसी भी राज्य का, जो भी कहिए, किसी भी गांव का भी, तो जनगणना जब होता है तो उसके साथ साथ ऐसे आप राष्ट्र का ही समझ सकते हैं, पूरे देश का, ऐसे पूरे विश्व का भी जनगणना होता है। तो इस बात का भी खास ख्याल रखेंगे आप लोग। तो कहता है कि जनसंख्या संगठन जो है किसी देश की जनसंख्या की आयु, लिंग, शिक्षा का स्तर, आवास तथा आर्थिक स्तर को प्रदर्शित करती है और जनगणना के समय जनसंख्या के साथ साथ जनसंख्या संगठन के आंकड़ों को भी तैयार किए जाते हैं, जिससे देश के लोगों के गुण, देखिए जनसंख्या संगठन से क्या पता चलता है? देश के लोगों का क्या तो गुण पता चलता है, अवगुण का पता चलता है, उनके कौशल का पता चलता है कि आखिर कैसे कैसे लोग हमारे देश में रह रहे हैं आदि, उनकी विशेषताओं का पता चलता है। साथ ही ये विकास की भावी योजनाओं के निर्माण के लिए मार्गदर्शक तत्व होते हैं। कहने का मतलब हो गया कि जनसंख्या संगठन एक ऐसा कारक है जिसके कारण हम लोग को पता चलता है अपने जनसंख्या के बारे में कि कितना गुण है लोगों में, कितना अवगुण है और कितना कौशल है लोगों में। इस बात का ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या संगठन कहने का मतलब यही होता है, यानी उनको कंपोजिशन का पता चलता है, उनके कंपोजिशन का हमें क्या चलता है तो पता चलता है, उनके नेचर के बारे में, ये सब के बारे में पता चलता है जनसंख्या संगठन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 कहता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि प्रौद्योगिकी पार्क क्या है? आया था आपके एग्जामिनेशन में, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। मेरी आवाज़ भी देखिए, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरे आवाज़ भी क्या हो चुकी है, बदल चुका है। बिल्कुल, मैं लगातार वीडियोज पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिल सके। पॉलिटिकल साइंस का पता ही होगा, पॉलिटिकल साइंस में मैंने आपको 8 सेट्स कराई थी और सभी क्वेश्चन उसी से आने वाले हैं। बिल्कुल देखिएगा, आज शाम को मैं जब मिलवाऊंगा लाइव क्लासेस में। तो नगरों की सीमाओं पर खुले वातावरण में अभिनव प्रौद्योगिकी से युक्त नए आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी है। देखिए, मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास भी समय का अभाव है। आप केवल एक बार क्वेश्चंस को टच कर लेंगे, क्वेश्चंस को एक बार आप टच कर लीजिएगा तो आप आसानी से कुछ ना कुछ एग्जामिनेशन में जरूर लिखिएगा, जिसके कारण मैं आपको क्वेश्चन टच करा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, साथ साथ कुछ बताते हुए चल रहा हूँ। कहता है कि नगरों की सीमाओं पर खुले वातावरण में अभिनव प्रौद्योगिकी से युक्त नए आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी है, जो वस्तुतः फूलों से घिरे सुगमय नॉर्सग्रीक वातावरण में करते हैं। यानी प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। समझिएगा, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है साथियों? जैसे आपका जितने भी प्रौद्योगिकी होते हैं, तो प्रौद्योगिकी युद्ध माने टेक्नोलॉजी से लैस जितने भी आधुनिक उद्योग होते हैं उनकी स्थापना होने लगी है। कहाँ? तो नगरों की सीमाओं पर। तो यही कहता है कि प्रौद्योगिकी पार्क क्या है, तो वही उसी सबको प्रौद्योगिकी पार्क कहा गया है। जैसे हमारे यहाँ भारत में नोएडा हो गया, नोएडा में टेक्नोलॉजी पार्क है ही है, मोहाली में भी टेक्नोलॉजी पार्क है, लखनऊ में भी, ये सब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रौद्योगिकी पार्क का मतलब होता है कि नगरों की सीमाओं पर खुले वातावरण में प्रौद्योगिकी से युक्त माने प्रौद्योगिकी पूर्ण आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने, मतलब कि मतलब कहने का मतलब हो गया कि टेक्नोलॉजी वाले सामानों का क्या होना, तो वहाँ पे स्थापना होना। जैसे आपका नोएडा हो गया, मोहाली हो गया, लखनऊ, और बात कर ले विश्व की तो लंदन, टोक्यो, ये सब जो है प्रौद्योगिकी क्षेत्र आते हैं आपके विश्व में। देखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी पार्क का एग्जाम्पल है, तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अब आती है बात यहाँ पर वायु प्रदूषण की। तो सबसे पहले जानते हैं कि वायु प्रदूषण होता क्या है। देखिए, हमारे यहाँ जो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, ये सब की मात्रा क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है वायु में, तो क्या होता है, वायु दूषित हो जाता है।
वायु दूषित हो जाता है और इसके अनेक कारण भी होते हैं। तो यहाँ पर कहता है दोस्तों कि वायु प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जल प्रदूषण आएगा, वायु प्रदूषण आएगा, इन दोनों में से कोई ना कोई पक्का आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। या तो जल प्रदूषण पूछ दे या तो वायु प्रदूषण पूछ दे। तो कहता है व्हाट इज एयर पोल्यूशन, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, वाष्प एवं धूल के कण विद्यमान रहते हैं। देखिए कहिएगा मत कि हम ज़्यादा नहीं समझाएं, क्योंकि समय का अभाव है, समझिए बात को, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज करते चलिएगा। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, बिल्कुल जैसे आपके गैस में हो गया, ध्यान रखिएगा, N2 हो गया नाइट्रोजन, कार्बन, हम लोग बात कर लें ऑक्साइड की तो O2 हो गया, ऑक्साइड आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की बात कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात कर लें, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO की बात कर लें। तो ये सब जो हो गया आपका, तो ये सब गैसें हमारे वातावरण में पाई जाती हैं और वाष्प एवं धूल के कण विद्यमान रहते हैं। जब किन्हीं कारणों से वायुमंडलीय गैसों का अनुपात बदलने लगता है और कुछ कणीय पदार्थ वायु में मिल जाते हैं तो उसका भौतिक संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। बिल्कुल जी, वायु में जब, देखिए सिंपल सा बात है, आप याद रखिए कि जब वायु में विषैले गैस जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब अगर वायु में घुल जाते हैं तो वायु क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी से क्या होता है, वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण का मुख्य कारक आपका जीवाश्म ईंधन हो गया, खनन हो गया, उद्योग हो गया। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, जो यहाँ पर कणीय पदार्थ जो उसका भौतिक संतुलन बिगड़ जाता है, जो मनुष्य, जंतुओं और संपत्ति के लिए हानिकारक होते हैं, इसी को वायु प्रदूषण कहा जाता है। सिंपल सा आप क्या लिखिएगा, वायु प्रदूषण कहने का मतलब होता है कि वायु दूषित से होता है, इसके बहुत से तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन का वायु में मिलना, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोकार्बन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये सब आप लिख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। मैं बहुत ही कम समय में आपको क्वेश्चन का रिवाइज करा रहा हूँ। ये आपके लिए गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है कि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं। मैंने तो देखा है, मतलब बहुत जगह आपको सब्जेक्टिव वीडियोस, अभी जो लेटेस्ट सब्जेक्टिव वीडियोस है वो आपको मिल भी नहीं रहे होंगे, तो मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव वीडियोस दे रहा हूं। बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आज कम हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया था, बहुत अच्छे से समझाया था, बट आज हमारे पास समय नहीं है। मैं करूँगा तो लंबे लंबे वीडियो जाएंगे, 20 मिनट से ऊपर का वीडियो जाएगा, जो कि आपके पास देखने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैं लाइव क्लासेस भी लेकर आ रहा हूँ। रात को क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे 9 बजे, 5 बजे हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अभी 11 बजे से करेंगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। कहता है जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी। अब भैया जल ही जीवन है, आप लोग को पता ही है कि क्या है, जल ही जीवन है, बिना पानी के हम लोग नहीं रह सकते। कबीरदास ने यह भी कहा था कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उड़े मोती मानुष चुन। तो ध्यान रखिएगा, कहता है जीवन की नितांत आवश्यकताओं में जल सबसे महत्वपूर्ण है। नितांत कहने का मतलब आए प्रतिदिन का जो हम लोग का उपयोग होता है, इसलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। बिल्कुल जल ही जीवन है, जल नहीं रहेगा तो हम लोग जिएंगे, इस बात को तो आप ध्यान में रखिएगा। और आपके हिंदी और इंग्लिश में शायद जल ही जीवन पे बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में ऐसे भी लिखने को आता है। जल की कमी नहीं है, परंतु आवश्यकता अनुसार उपलब्ध नहीं होता। बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का 1/3 भाग क्या है, तो पृथ्वी का 1/3 मतलब पूरा मतलब जल से ही भरा हुआ है। ध्यान रखिएगा, 1/3 पर हम लोग रहते हैं, बाकी सब जल, परंतु आवश्यकता अनुसार उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि इसके संग्रहण पर कम ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल पानी को लोग कंजर्व करके नहीं रखते हैं। अतः जल संरक्षण समय की मांग है। जल संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित बिंदुओं से भी स्पष्ट होती है। कहता है, देखिए समझिएगा, कहता है कि पृथ्वी के कुल 71% है मतलब पूरा जमीन पर जल उपलब्ध है। कितना? 71%। अब पीने वाला कितना है? तो केवल 3%। अब 71% पानी है, अब पीने वाला केवल है 3%। तो कैसे काम चलेगा? सुनिए आप ही लोग, कैसे काम चलेगा अगर हम लोग इसका संरक्षण नहीं करेंगे? 3%। अलवणीय कहने का मतलब हुआ शुद्ध पानी, जिसमें लवण न हो, सॉल्ट ना मिला हो, और इसकी उपलब्धता समय और स्थान के अनुसार भिन्न है, और कहीं कहीं कम है, कहीं कहीं ज़्यादा है। हमारे बिहार में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, बट राजस्थान ये सब जगह जाइए पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत होता है। वो लोग क्या करते हैं ना कि एक कपड़ा पहनते हैं तो नहाते समय भी कपड़ा पहन कर ही नहाते हैं, ताकि साथ साथ कपड़ा भी धुल जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब इतना पानी का मतलब उनके यहाँ किल्लत है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। सेकंड कहता है कि जनसंख्या के निरंतर वृद्धि। आज देख रहे हैं हर घर में क्या हो रहा है, हमारे दो सरकार कर रहा है, लेकिन सब करें कि नहीं, हम 5 हम 3 हमारे 4-5, तो ये बहुत दिक्कत की बात हो चुकी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और उद्योगों के विकास और कृषि उत्पादन में विकास के लिए जल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। आज देखिए सुखाड़ भी आ जाता है हम लोग की तरफ, तो पूरा जब बोरिंग नाला चला कर पानी को क्या करता है, खत्म कर देता है सब। ध्यान रखिएगा, तो जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के साथ उद्योगों के विकास और कृषि उत्पादन में विकास के लिए जल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और भविष्य में बहुत अधिक बढ़ सकती है। बिल्कुल पॉपुलेशन क्या हो रहा है, एक्सप्लोज कर रहा है, जनसंख्या विस्फोट कर रहा है, तो पानी की भी मांग बढ़ेगी और पानी
पानी का उपयोग बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब देखिएगा हर घर में समरसेबुल हो चुका है। अब समरसेबुल है, वो लोग को 1 लोटा भी पानी लेना होता है, 1 लोटा पानी के लिए क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक बार समरसेबुल चालू करेंगे तो 1 लोटा पानी आपको लेना है, 10 बाल्टी पानी क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, 10 बाल्टा पानी बर्बाद हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी बातों का आपको लिखना है। इन सभी बातों को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आज के ज़माने में सभी के घरों पे यहाँ पे पहले क्या होता था, चापाकल होता था तो पानी की बर्बादी कम होती थी। 1 गिलास छानना है तो 1 गिलास लोग 1 हंडिल मारेंगे, 1 गिलास छानेंगे। लेकिन अब क्या हो चुका है, डायरेक्ट समरसेबुल का स्विच टिपिए, ऑन कीजिए और डायरेक्ट आपका पानी देने लगेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। 5 कहता है हमारा, तो लिख दीजिएगा, उम्मीद करता हूँ लिख दीजिएगा ना, जल के बारे में बिल्कुल लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए सॉरी, बट समय भी नहीं है ना आपको। अगर मैं एक ही वीडियोज़ को 20 से 30 मिनट डिस्कस करूँगा तो आप लोग भी नहीं देख पाओगे, आप लोग का भी समय बर्बाद होगा। देखिए मैं खुद अपनी भलाई नहीं चाहता, मैं स्टूडेंटों की भलाई के लिए भी कार्य करता हूँ। सो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि भारत में पवन ऊर्जा के विकास पर संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। मैंने बोला आपको क्या, या तो वायु प्रदूषण या तो जल प्रदूषण, यहाँ पर पवन ऊर्जा की बात की जा रही है। तो प्रेजेंट ए शॉर्ट अकाउंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ वाइन एनर्जी इन इंडिया। कहता है कि पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असामान्य स्रोत है। पवन की गतिज ऊर्जा का टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बिल्कुल, क्या होता है, टरबाइन रहता है, टरबाइन के कारण टरबाइन लगाया हुआ रहता है। और डैम बड़े बड़े क्या होते हैं, डैम बनाए जाते हैं और डैम से पानी जैसे एक छेद से, मतलब एक जैसे बना दिया गया, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा डैम है, ठीक है। और यहाँ से क्या किया जाता है, मान लो कहीं से भी एक छोटा सा यहाँ से इतना बड़ा केबल खोला जाता है और नीचे टरबाइन रहता है। और आप लोगों को पता है, आप लोग ऐसे भी, आप लोगों के घर में मोटर वोटर होगा जिसे पंखा उंखा चलाते होंगे, छोटा मोटर जो बैटरी पे चलता है, उसको आप नचाइएगा और उसके दोनों जो स्विच होता है, वो लाल वाला है वो काला वाला तार, उसमें बल्ब को जोड़िएगा तो बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। तो उसी तरह से, और आप अब का जो BS4 BS5 जो गाड़ियाँ आ रही है, उन सभी में भी क्या होते हैं, या मोटर लगे रहते हैं, उसी से क्या होता है, लाइट जलते रहता है। आप लाइट नहीं भी चलाइएगा बाइक में या किसी भी गाड़ी में, तो अपने आप लाइट क्या होता है, जलते रहता है। क्यों? क्योंकि इसी के कारण उसमें क्या लगा रहता है, मोटर लगा रहता है। तो उसी को यहाँ पे टरबाइन का नाम दिया गया है। तो टरबाइन लगा रहता है और पानी ऊपर से गिरता है, तो टरबाइन का क्या होता है, जो उसका जो यहाँ पर छोटा वाला जो इस तरह का मुंह होता है, उस पर पानी गिरता है, वो नचने लगता है, पूरा नचने लगता है और इधर से क्या होता है, बिजली पैदा होने लगती है, ठीक है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि भारत में पवन ऊर्जा, और यहाँ पे पवन ऊर्जा की बात की जा रही है दोस्तों, तो हवा आता है, ठीक ना। यहाँ पे हवा वैक्यूम जैसे किया जाता है, वैक्यूम के द्वारा उसको टरबाइन को नचाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने पानी के बारे में बताया था। पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का सामान्य स्रोत है। पवन की गतिज ऊर्जा टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। गतिज ऊर्जा का टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। हमारे देश में पवन ऊर्जा उत्पादन की संभावित क्षमता इकाई दहाई सैकड़ा हजार कितना है, 50,000 मेगावाट की है, जिससे 1/4 ऊर्जा का आसानी से काम में लाया जा सकता है। बिल्कुल, 1/4 ऊर्जा का क्या सकता है, आसानी से काम में लाया जाता है। बिल्कुल, ये भी फ्री वाला भी ऊर्जा है, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है। गुजरात के कक्ष में लांबा का पवनीय ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है कि गुजरात का जो लांबा का कच्छ का जो लांबा का क्षेत्र है, वो एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है। तो ध्यान दीजिएगा, पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा कौन है, गुजरात के कक्ष में लांबा का। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, BAD VVI। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों ने बहुत सारे चैनल पे देखा होगा, आउट क्वेश्चंस आउट, देख लीजिए नहीं तो पछताइएगा। लेकिन क्या हुआ, क्वेश्चन आउट हुआ है क्या? मेरा थंबनेल देखिएगा, एक भी ऐसा नहीं रहेगा जिसमें मैंने लिखा हुआ क्वेश्चंस आउट। मैं जानता हूँ ठगना मेरा काम नहीं है, मैं केवल आप लोगों को डिस्कशन करा रहा हूँ। देखिए, ये सब क्वेश्चन मैं गेस करके फुल्ली लिखता हूँ कि गेस किया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं लिखता हूँ कि बोर्ड ने बता दिया मुझे। एक ने लिखा हुआ था, मुझे भी लगा कि सच में क्या आउट हो गया है, लिखे हुआ था कि आउट क्वेश्चन, और मैंने भी देखा वो तो पुराना वाला मॉडल सेट को लेकर पढ़ा रहा था। बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन सिटी है, क्यों? देखिए, बेंगलुरु क्या है, सिलिकॉन कार्बन के वर्ग में एक आधुनिक इलेक्ट्रॉन, मतलब आप सिलिकॉन के बारे में देखिए, बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन सिटी है क्यों? सिंपल सी बात है कि इसी को सिलिकॉन सिटी का नाम क्यों दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सिलिकॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता होगा। ध्यान दीजिए, तो आपको यही लिखना है, बस थोड़ा सा क्या कीजिए, इसके बारे में, सिलिकॉन के बारे में थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिए और देन आफ्टर आप उसको लास्ट में लिख दीजिए कि इसलिए यहाँ इसको सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। तो देखिए कैसे हम लोग इस आंसर को बनाते हैं। कहता है सिलिकॉन कार्बन के वर्ग में एक अधातु है
बिल्कुल, जो बालू देखें ना, बालू के जैसा रहता है। आप मेमोरी कार्ड देखें, मेमोरी कार्ड जिसमें गाना हम लोग भराते हैं जाकर, तो बिल्कुल गाना जिसमें भराते हैं मेमोरी कार्ड में, वो सिलिकॉन का ही बना रहता है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक के सभी उपकरण और अवयव, बल्ब, आईसी या चिप, देखिए चिप करा है ना, आदि सिलिकॉन के आधार पर ही बनाए जाते हैं, जिसमें 90 से 95% क्या रहता है, सिलिकॉन ही रहता है। मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन रहता है, और सिलिकॉन के अत्यधिक उपयोग के कारण ही इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में संकेंद्रण का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। बिल्कुल, सिलिकॉन सिटी के बारे में जान लीजिएगा। और इस प्रकार के उद्योगों का संकेंद्रण भारत के बेंगलुरु में है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, जब सिलिकॉन भारत के, मैंने आपको क्या बताया कि सिलिकॉन बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी क्यों कहा जाता है, तो पहले सिलिकॉन के बारे में कुछ बता दीजिए और लास्ट में क्या लिखिए, इसलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से संबोधित किया जाता है, या जाना जाता है, या बताया जाता है। तो ये बात का खास ख्याल रखिएगा, इस तरह से आंसर को लिखिएगा, बिल्कुल नंबर मिलेगा। देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जल परिवहन से क्या लाभ है। अच्छा, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव कराते कराते बताया था कि जल परिवहन से क्या लाभ है। मैंने आपको अच्छे खासे कंसेप्ट दिए थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि देखिए जल परिवहन क्या होता है, इसमें ना तो रोड बनाने की जरूरत है, ना ही पेट्रोल खर्च करने की जरूरत है। तो कहता क्या है कि जल परिवहन के निम्नलिखित लाभ हैं, इसमें सड़क या रेल मार्ग जैसे किसी मार्ग का निर्माण आवश्यकता नहीं पड़ती है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। समुद्रों की गहराई बड़े बड़े जलपोत के परिवहन को सुगम बनाती है। गहराई के कारण क्या होता है, बड़ा बड़ा जो जलपोत होता है, जो पानी के अंदर रहता है, उसके परिवहन को क्या करती है, सुगम बनाती है, ध्यान रखेंगे। और जल परिवहन का खर्च सबसे कम है, क्यों, क्योंकि जल में घर्षण क्या होता है, बहुत कम होता है। अब आप लोगों ने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा होगा, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, अगर हम लोग गाड़ी को अगर सड़क पर चलाते हैं तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, गाड़ी को रोकता है, जिसके कारण ईंधन ज़्यादा लगता है। फ्रिक्शन क्या होता है, रोकता है। जैसे आप मान लीजिए आप गिल्ली मिट्टी पर जाते हो, गिल्ली मिट्टी पर जाते हैं आप, तो वहाँ पे ज़्यादा जल्दी फिसल जाइएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर रोड पे जाइएगा तो वहाँ पे सीमेंटेड जो रहता है, जिसे आप कहते हो क्या, पक्की सड़क, तो पक्की सड़क जो रहता है वो आपको घर्षण करता है और आपको गिरने से बचाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब वो आपको गिरने से बचा रहा है तो सिंपल सी बात है कि वो गाड़ी को भी क्या करता होगा, फ्रिक्शन लगाता होगा, गाड़ी को भी चलने से रोकता होगा। तो यही करता है, जिसके कारण क्या होता है, ईंधन ज़्यादा लगता है, जो पेट्रोलियम ये सब होता है ज़्यादा खर्च होता है। इसीलिए देखिएगा अब जो होते हैं, जितने भी हाईवे बनाए जाते हैं उस पर ठोकरों उकरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। और ज़्यादातर जो होते हैं समतल बनाए जाते हैं, एकदम अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं, ताकि ईंधन का क्या हो जाए, ईंधन कम लगे। तो यहाँ पर कहता है कि जल परिवहन का खर्च सबसे कम है, क्योंकि जल का घर्षण क्या होता है, इसकी सन्यता कहते हैं बहुत कम होती है, ध्यान रखिएगा। और जल परिवहन के और भी लाभ हैं। जल परिवहन में आपको उतना ज़्यादा ट्रैफिक का टेंशन नहीं रहता है। तो ये भी आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मन से भी लिख सकते हैं, जो भी आपको दिमाग में आया लिखिए, ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही केवल सही है। कहता है तृतीय क्रियाकलाप का वर्णन करें, डिस्क्राइब द टर्सरी एक्टिविटीज, वैसे क्रियाकलाप जिसमें वस्तुतः किसी वस्तु का निर्माण या उत्पादन नहीं होता है, परंतु ज्ञान कौशल अनुभव इत्यादि विशेषज्ञता के आधार पर सेवा का मूल्यांकन होता है, उन्हें तृतीय क्रियाकलाप। अब देखिए, मैंने आपको एक सेट 1 वीडियोज़ कराया है, उसको अगर आपने देखा होगा तो तृतीय क्रियाकलाप के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों मैं उसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जल्दी से जल्दी देख लीजिए, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेट आपके लिए। तृतीय क्रियाकलाप आएगा ही आएगा, प्राथमिक से आएगा, नहीं तो द्वितीयक आएगा, या तो तृतीयक आएगा या तो प्राथमिक आएगा, नहीं तो द्वितीय क्रियाकलाप 100% आएगा। तो प्लीज़ इसे आप पढ़ लीजिए, मैंने बता रखा है आपको ऑलरेडी, बिल्कुल जाइए पढ़ लीजिए, इसीलिए मैंने इस वीडियो में इस क्वेश्चन को डाला था। एग्जाम्पल कुछ जानिएगा, जैसे कहता है यहाँ पे व्यापार एवं वाणिज्य में थोक एवं खुदरा व्यापार, परिवहन में रेलवे सड़क जलवायु, संचार में मोबाइल सिनेमा रेडियो टेलीविजन समाज पत्रिकाएं, बैंक सेवाएं, बीमा रियल एस्टेट व्यवसाय, ये सब आपके हो गए तृतीय क्रियाकलाप में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है भारत में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, तो भारत में कुल कृषि क्षेत्र का 30% भाग सिंचाई के अंतर्गत है, और अब तो कुछ दिन बाद वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि देख रहे हैं जिस तरह से अंधाधुंध लोग घर बना रहे हैं नए नए खेतों में, उससे आपका सिंचाई के लिए खेतों की संख्या भी कम पड़ने वाली है, जनसंख्या ना विस्फोट कर रहा है। तो भारत में सिंचाई के विभिन्न साधन हैं, जिनमें प्रमुख 3 हैं। केवल क्वेश्चंस को टच कर लीजिए आप लोग, आप अच्छा कर सकते हैं। कहता है नहरें, सिंचाई का यह सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जो अस्थायी और बरसाती 2 प्रकार के हैं। भारत की समस्त संचित भूमि के 40% भाग पर इसके द्वारा सिंचाई होती है। नहरों का अधिक विस्तार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में, बिल्कुल नहर हमारे यहाँ भी है, बिहार में भी नहर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नहर है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में नहरों की
की संख्या ज़्यादा है। और नहर से कितना 40% भाग को क्या किया जाता है, सींचा जाता है। 40% लोग क्या होते हैं, नहर के पानी से क्या करते हैं, अपना कृषि करते हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा कहता है कुआं। तो कुआं के देखिए साधन क्या कहता है, कुआं से भी जानते हो 48% कुआं से लोग सिंचाई करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप लोग, 40% तो करते हैं नहर से और 48% लोग कुआं से सिंचाई किया करते हैं। इसमें कच्चे कुएं, पक्के कुएं, नलकूप तीनों शामिल है। कुआं कहने का मतलब नलकूप भी शामिल है, कच्चा कुआं भी। सबसे ज़्यादा नलकूपे से होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई होता है। कुओं द्वारा 48% भूमि सिंचित होती है। इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार में होता है। माने पानी का पटावन, ध्यान में रखिएगा। थर्ड कहता है तालाब। इसके अंतर्गत कुछ प्राकृतिक और कुछ कृत्रिम है। तालाब मुख्यतः पठारी भाग की चट्टानी भूमि पर मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, तालाब किधर मिलते हैं, पठारी भाग की चट्टानी भूमि पर। तालाबों की सबसे अधिक संख्या आंध्र प्रदेश और इसके बाद तमिलनाडु में मिलती है। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तर भारत में या दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई का साधन क्या है। तो ध्यान रखेंगे, यही सब आप याद रखिएगा तो आप अच्छा से आंसर दे सकते हो। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मेट्रो रेलवे क्या है। तो कहता है मेट्रो रेलवे भूमि के अंदर विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ियां जिसका परिचालन कोलकाता एवं दिल्ली जैसे महानगरों में होता है। इस प्रकार की रेलगाड़ियां प्रदूषण मुक्त होती है, अत्याधुनिक होती है तथा ये स्वचालित किराया संग्रह, स्वचालित गाड़ियां एवं यातायात नियंत्रण प्रणाली से लैस होती है। इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता है, अपने आप ये चलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और स्पीड भी इसका काफ़ी अच्छा रहता है। तो मेट्रो रेलवे क्या है, तो मेट्रो रेलवे भूमि के अंदर एक इलेक्ट्रिक से चलने वाली रेलगाड़ी है जिसका परिचालन अभी कहां कोलकाता, दिल्ली जैसे महानगरों में हो रहा है। इतना भी आप लिख दीजिएगा। प्रदूषण मुक्त होता है, बिल्कुल साथियों, प्रदूषण मुक्त होता है। तो ये सब आप लिख दीजिएगा, आपको बिल्कुल नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन कहता है मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। प्लीज़, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मैं कल से डायरेक्ट आप लोगों को वीडियो लगातार दे रहा हूं। देखिए मेरी आवाज़ें भी कहाँ चली गई कुछ पता नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को वीडियो दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किए हुए थे और मेरे विश्वास को आप लोगों का तोड़ना नहीं है। सो वीडियो मैं देते जा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन कराया है, 2021 के मॉडल पेपर में क्वेश्चन था। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव भूगोल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अच्छी खासी जानकारी दे रखी है कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल और प्रतिकृति के बीच में क्या संबंध है। आपने सारी वीडियोस को देखा होगा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। कहता है कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत आपके हैं जो कभी समाप्त न हो। जैसे आपका जो भी प्राकृतिक मतलब जो कभी समाप्त न हो, जैसे तो पेट्रोलियम ही प्रकृति है, लेकिन वो क्या है, वो समाप्त होने वाला है। तो क्या होता है यहाँ पे कि परंपरागत स्रोत, अपारंपरिक स्रोत वो है माने नॉन कन्वेंशनल सोर्स, जो पर्यावरण प्रदूषित होने से बचा रहा है और क्या हो रहा है कि उसका जो कभी समाप्त न हो। ऊर्जा के ऐसे स्रोत की खोज की जा चुकी है और हम उनका उपयोग करने भी लगे हैं। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत ये हैं। तो देखिए अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत करने का मतलब होता है कि जिसका उपयोग करते रहें लेकिन ख़त्म ना हो। जैसे आप हवा का उपयोग कितना भी कर लीजिए, ख़त्म होने वाला है। पानी का, समुद्री ज्वार का उपयोग कर लीजिए, सूर्य का उपयोग कर लीजिए, भूताप का, जैव पदार्थ का, गोबर का, ये सब का उपयोग कीजिए, खत्म होने वाला है नहीं ना। तो ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कूड़ा कचरा भी आपके ये सब में आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से आपके कौन कौन से आते हैं, यही पानी हो गया आपका, पानी नहीं, पानी तो आपका खत्म होने वाला रहता है भाई। क्या है आपका, पानी को भी आप कह सकते हो क्योंकि पानी, लेकिन पानी नहीं, पानी आता है आपका हवा कहिए, हवा कहिए, सूर्य का लाइट कहिए, सूर्य का प्रकाश कहिए। तो ये सब आपके क्या है, अपारंपरिक स्रोत हैं। बिल्कुल वीडियो क्लियर है, अपारंपरिक स्रोत हैं। तो ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। हालांकि मैंने आपको उतना ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट नहीं दिया, सो मतलब थोड़ा सा समझिएगा मजबूरी को, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है और मुझे वीडियो ज़्यादा के ज़्यादा देने हैं। तो सो इसलिए आप लोग इतना में काम चलाइए, केवल क्वेश्चन को टच कर लीजिए, आप अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं। और 9 बजे लाइव सभी लोग मिलेंगे, 9 बजे रात को हम लोग महा धमाका करेंगे ज्योग्राफी का। सभी लोग लाइव में मिलेंगे। टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।